हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम फर्स्ट ग्रेड का रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन की हमारी 8 नंबर की क्लास है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हमने हिंदी से संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस था वो पूरा सिलेबस अच्छे से कर लिया है। वो सारे वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको सारे वीडियो वो कंटिन्यू मिल जाएंगे। तो जितने भी जो फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक है उसकी सारी वीडियो आप अच्छे से उसको वॉच कर सकते हो। जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो। दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। उस टेलीग्राम पे मैंने उन सारे वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो पीडीएफ फाइल है वहां पर सेंड कर दिए, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए उसको और अच्छे से उसका रिवीजन करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक करिए, अच्छा सा कोई कमेंट करिए। ठीक है, तो उससे ये वीडियो आप तक जो 10-15 मिनट की वीडियो होती है वो 10-15 मिनट में नहीं आती है। इसके लिए मेरे को 3-4 घंटे खराब करने होते हैं। तो अब देखिए, आपके लिए मैं 3-4 घंटे खराब कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लाइक किया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें। चलो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विज्ञप्ति कब जारी की जाती है। यानी विज्ञप्ति है तो हमारे जो पत्र जो दे रखे हैं, निविदा है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, अर्धशासकीय पत्र है, तो उसके अंदर हमारा विज्ञप्ति है कि विज्ञप्ति है वो कब जारी की जाती है। तो सरकार की या गैर सरकारी कार्यालय द्वारा अपने किसी निर्णय, निश्चित घोषणा, निर्देश या कोई योजना से संबंधित सूचना देनी हो, यानी का मतलब जनता तक कोई सूचना पहुंचानी है, तो सरकारी कार्यालय भी हो सकता है उसके अंदर और गैर सरकारी कार्यालय भी हो सकता है। जिस प्रकार हम अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का मकसद है कि हमारे सामने एक विज्ञप्ति आई हुई, सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है कि हमारे जो स्कूल हैं उनमें व्याख्याताओं की आवश्यकता है। तो जो भी कोई हो इस प्रकार की तो जनता तक पहुंचाई जाए, तो उसके लिए सरकार है या गैर सरकारी जो संस्थाएं होती है वो विज्ञप्ति जारी की करती है। व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या में दे रखा, विज्ञप्ति में कार्यालय का नाम और पता सबसे ऊपर लिखा जाता है। जिस प्रकार इस प्रकार का जो बॉक्स बनाते हैं हम, इस प्रकार का हमारा ये जैसे पेज है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा जाता है कि विज्ञप्ति में कार्यालय का नाम और पता सबसे ऊपर लिखा जाता है। विज्ञप्ति में ऊपर बाईं तरफ पत्र क्रमांक लिखा जाता है। बायां भाग ये वाला होता है, ये वाला जो कोना है ना, तो यहाँ पर है, उसमें क्या होता है, पत्र क्रमांक आते हैं। विज्ञप्ति में ऊपर दाएं तरफ दिनांक लिखी जाती है। इस वाला जो कोना है ना, इस वाले कोने को दायां भाग कहते हैं। तो ऊपर इस वाले में दिनांक आती है। विज्ञप्ति के बीच के भाग में विज्ञप्ति से संबंधित विषय लिखा जाता है, यानी जो भी सूचनाएं वो दी जाती है। यहाँ पर जैसे मान लिया फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आई है, तो उसके अंदर है कितने पद हिंदी के, कितने हैं वो एसएसटी के, कितने हैं जो पॉलिटिकल के, वो जितने भी जिस प्रकार की यहाँ पर होती है वो सारी सूचनाएं यहाँ पर बीच में लिखी जाती है। नीचे की तरफ दाईं ओर, ये नीचे की तरफ दाईं ओर ये वाला भाग है, विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, उसका पद, यहाँ पर हस्ताक्षर भी होंगे उसके नीचे उसका पद होगा, फिर उसका नाम भी लिखा जाएगा। तो ये चीजें हैं वो विज्ञप्ति के अंदर, ये विज्ञप्ति का प्रारूप है। इस प्रकार का प्रारूप बनता है विज्ञप्ति का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जब एक ही सूचना हो और उसको अलग अलग अधीनस्थ कार्यालय को भेजनी हो तो किसका प्रयोग करेंगे। यानी सूचना हमारे पास में एक ही है, इस प्रकार ये मान लिया ये सूचना है और इस सूचना को हमारे को अलग अलग ये कार्यालय बने हुए इनको अलग अलग जगह भेजना हो। जिस प्रकार माने हम एक छोटा सा उदाहरण ले हमारे घर का, कि हमने शादी का प्रोग्राम किया, तो शादी का हमने इनवाइटेशन कार्ड छपवाया, तो ये शादी का इनवाइटेशन कार्ड है हमारे घर का। ये मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। अब हमारे को क्या है कि सूचना हमारे पास में एक ही है कि हमारे यहाँ पर शादी का प्रोग्राम है, ठीक है, और भेजने वाले हम ही है। अब हम क्या करेंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे अलग अलग, उनके पास में से भेजेंगे। उसी प्रकार सरकार के पास में भी एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो भी सूचना एक कार्यालय के पास होती है और उसको अलग अलग जगह भेजता है। तो उसके लिए वो परिपत्र का प्रयोग करता है। उसके लिए किसका प्रयोग करता है, परिपत्र का। सूचना एक हो, भेजने वाला भी एक हो, परंतु भेजने जहां पर है वो कार्यालय अलग अलग हो। व्याख्या देखिए,
परिपत्र की संरचना सरकारी पत्र के जैसी होती है। जिस प्रकार सरकारी पत्र होता है वो सरकारी पत्र के जैसा ही परिपत्र होता है, परंतु इसमें अंतर क्या होता है? परिपत्र का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई कार्यालय अपने अधीनस्थ कार्यालय को कोई सूचना भेजनी हो तो सरकारी पत्र का उपयोग न करके परिपत्र का उपयोग करते हैं। उसके अधीनस्थ, जैसे जो कोई कार्यालय, उस कार्यालय के अधीनस्थ, उसके अंडर में जो कोई कार्यालय आते हैं, उनको अगर कोई पत्र लिखना तो वहां पर वो सरकारी पत्र का प्रयोग न करके परिपत्र का प्रयोग करता है। परिपत्र में प्रेषक यानी भेजने वाले का वाला एक ही होता है और विषय वस्तु भी एक ही होती है। जो मैंने ऊपर आपको चर्चा कर दी कि भेजने वाला वो भी एक ही होता है और जो विषय वस्तु होती है वही एक होती है, पर उसको सूचना अलग अलग देनी होती है। जिस प्रकार हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग वो चुनाव करवाना चाहता है तो उसके पास में सूचना यही है कि भाई चुनाव करवाने फलानी तारीख को हमारे को चुनाव करवाने। दूसरी बात, भेजने वाला का चुनाव आयोग, परंतु अलग अलग कार्यालय में उस सूचना को भेजेगा। वो पंचायत समिति में भेजेगा, वो जिला कलेक्टर के पास में भेजेगा, वो एसडीएम के पास में भेजेगा। तो भेजने वाला एक ही है पर वो अलग अलग जगह उसको प्रेषित करेगा। आगे भी परिपत्र एक सामान्य पत्र भी हो सकता है, यानी एक नॉर्मल सा पत्र भी हो सकता है परिपत्र। दूसरी बात, एक ज्ञापन भी हो सकता है। जिस प्रकार हम ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन कब देते हैं? जैसे हमारी मांग है कि भाई परीक्षा की तारीख है उसको आगे खिसकाया जाए, या परीक्षा की जो तारीख है उसको यथावत भी रखा जाए, या परीक्षा जो आप करवा रहे हैं उसमें पद कम है तो उसको पदों को बढ़ाया जाए। तो हम ज्ञापन है, हमारे जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि जिसको हम बोलते हैं, सरपंच हो गया, एमएलए हो गए, वो तो उनके माध्यम से भी हम ज्ञापन दे सकते हैं। उनको ज्ञापन दे तो वो फिर हम एसडीएम को, या फिर आप सीधे एसडीएम को जाकर भी ज्ञापन दे सकते हैं जो सरकारी अधिकारी होते हैं। तो ये ज्ञापन भी की तरह भी हो सकता है परिपत्र। और एक आदेश भी हो सकता है, जिस प्रकार कोई आदेश जारी करता है, जिसमें मान लिया एसडीएम ने आदेश जारी किया कि कोरोना काल के अंदर आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो एक आदेश जारी किया, तो ये आदेश की तरह भी हो सकता है। तो एक सामान्य पत्र भी हो सकता है, ज्ञापन भी हो सकता है और आदेश की तरह भी हो सकता है। परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्यादातर जो पत्र है ये याद रखना आप अन्य पुरुष शैली में ही लिखे जाते हैं। परिपत्र में संदर्भ, संबोधन और अधोलेख यानी बहुधीय की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार हम संबोधन करते हैं तो उसमें यह कह रहा है कि उसके अंदर संदर्भ की, संबोधन की और बहुधीय की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे हम लिखते हैं बहुधीय, लिखकर फिर हमारे हस्ताक्षर करते हैं, तो ऐसी आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। परिपत्र के अंत में जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम लिखा जाता है। वही कहानी है कि जिस प्रकार का ये प्रारूप होता है, तो यहाँ पर जो कोने में है ना, यहाँ या नीचे की तरफ हस्ताक्षर होंगे जिसने जारी किया है, और नाम होगा, उसका पद का नाम होगा, किस पद पर है वो। परिपत्र के अंत में बाईं ओर प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित लिखा जाता है। ये वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पर लिखी जाती है प्रतिलिपि सूचनार्थ। का मतलब होता है कि ये प्रतिलिपि एक प्रतिलिपि है, मतलब ये एक पत्र है, इसको कहाँ कहाँ भेजना है तो उसकी सारी डिटेल होती है। कि जैसे मान लिया पंचायत समिति को भेजना है, पंचायतों में भेजना है, स्कूलों में भेजना है, एसडीएम को भेजना है, तो जितने भी जो कार्यालय जहां पर भेजनी होती है वो सारे डिटेल यहाँ पर नीचे प्रतिलिपि सूचनार्थ लिखी जाती है कि इतने इतने कार्यालयों में ये भेजनी है। प्रश्न नंबर हमारा 3 कह रहा है समालोचक पत्र के संपादक है। तो समालोचक जो पत्र है उसके संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। व्याख्या की बात करें, इनकी जो रचनाएं भी उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये जो इनकी कहानियां है। व्याख्या की बात करें, प्रकाशन वर्ष कब वो जो समालोचक पत्र है वो 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मासिक था, महीने में एक बार, और जयपुर से निकलता था। तो चंद्रधर शर्मा द्वारा जो समालोचक पत्र है वो मासिक था, जयपुर से था 1902 ईस्वी में। फिर बात करते हैं मर्यादा पत्र की। ये 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मासिक था, प्रयाग से था, और इसके जो संपादक थे वो कृष्णकांत मालवीय थे। फिर जो हमारा चांद पत्र है वो 1920 ईस्वी में था, साप्ताहिक था, मासिक था और प्रयाग से निकलता था। फिर मतवाला पत्र की बात करें, 1923 ईस्वी में था, साप्ताहिक था, महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक थे, और ये कोलकाता से निकलता था। तो इसको अच्छे से याद करना, सारे पत्र महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लेना। फिर जो हमारा हंस है वो 1930 ईस्वी में जो मासिक था, प्रेमचंद संपादक थे और काशी से निकलता था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की। यह है आदिकाल की समय सीमा है। तो आदिकाल की समय सीमा हमने सर्वमान्य मत, जो सर्व मान्य मत है ना, उसकी बात करते हैं। तो सभी ने आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक मानी है। 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक मानी है। तो ये सर्वमान्य मत है, सभी ने ऐसा माना है। तो ये आदिकाल की समय सीमा है।
अब देखें कि आदिकाल की समय सीमा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है, और वो जो अक्सर एग्जाम में पूछते तो वो समय सीमा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी है। 643 ईस्वी से, जैसे मेन तो सर्वमान्य मतलब वो तो 1000 ईस्वी से, परंतु 643 ईस्वी से, जिस प्रकार 750 ईस्वी से हमारा चारण काल माना है, सॉरी वो संधि चारण काल माना तो संधि काल हो गया है, फिर चारण काल तो आगे होगा 750 से आगे 1000 तक, तो जो संधि काल है वो हमारे किसने माना है, रामकुमार वर्मा ने माना। तो उसी प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने वो 643 से 1400 ईस्वी के बीच का जो काल है वो आदि काल है। मिस्र बंधुओं की बात करें तो इन्होंने भी 643 से 1399 ईस्वी, तो लगभग इनके बराबर ही है, इनकी ज्यादा कोई फर्क नहीं, 1399 यहाँ पर 1400 माना गया है, तो 5-10 वर्षों का फर्क है, परंतु शुरुआत 643 ईस्वी से ही की है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और जो मिस्र बंधु है वो लगभग सेम ही मानने वाले। बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन ने 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है, तो ये सभी को आपको याद रखना है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक मानी है, और वैसे उसको विक्रमी सन में माना है। ये मैंने यहाँ पर ईस्वी सन लिखी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी विक्रमी सन की बात करें तो वो विक्रमी सन क्या हो रही है, 1050 विक्रमी से हो रही है, ठीक है, तो वो विक्रमी वाली अलग है, आपको उसको याद रखना है विक्रमी भी, और अगर याद नहीं रहती है तो आपको एक याद रखना है, जैसे 993 ईस्वी में दे तो ईस्वी में दे तो 57 प्लस करना है, ईस्वी में जब बात करें तो 57 प्लस करना है, और आपको अगर विक्रमी में दे तो उसके अंदर 57 है वो माइनस करना है, बाकी इतना ही, बाकी ज्यादा झंझट नहीं करना है, ये माइनस प्लस का ही फर्क है जो ध्यान में रखना है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल है, उसकी बात करें तो इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक माना है। तो देखिए सर्वमान्य मत की बात करें तो 1000 ईस्वी से था और 1350 ईस्वी तक था, तो रामशंकर जो शुक्ल है उनका जो मानना है वो लगभग इनके समान ही है, सिर्फ 1343, तो 7 ही वर्षों का फर्क रहा है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, गण किसे कहते हैं, ये छंद से संबंधित क्वेश्चन है। तो गण किसे कहते हैं, तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं, हमने गण के बारे में देखा है, छंद वाली क्लास है वो अच्छे से मैंने पढ़ाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो छंद को अच्छे से समझने के लिए आप जाकर वो क्लास देख सकते हो। हमारी ज्यादा छंद दे नहीं रखे, 6 प्रकार के छंद ही दे रखे हमारे, जैसे दोआ दे रखा है, उलाला दे रखा है, रोला दे रखा है, हरी गीति का है, गीति का है, और एक और है छंद चौपाई। इतने ही हमारे सिलेबस के अंदर छंद दे रखे, तो उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। छंद का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, और 2 क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर, और ये 4 नंबर बिल्कुल फ्री के ऐसे मानो, ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं करना, नॉर्मल सी बात है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए व्याख्या की बात करें तो इसका एक सूत्र होता है, इस सूत्र के हिसाब से ये काम करता है, ये माता राजबान सलगा, ये सूत्र आपको याद करना है। अब ये माता राजबान सलगा है, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अब देखिए, अब ये माता राजबान सलगा है, तो इसके अंदर देखो आपको